नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में एक बार फिर आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। पिछला वीडियो जो मैंने C2MSP क्या होता है उस पर चर्चा किया था और कई लोगों का फ़ोन भी मेरे आया है उस वीडियो के ऊपर। काफ़ी लोग जानकारी लिए कि MSP C2MSP होता क्या है। आजकल जो किसान आंदोलन चल रहा है इसकी चर्चा तो बहुत है, लेकिन बिल की जानकारी बहुत कम लोगों की है। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में से जो पढ़े हुए लड़के हैं उनको भी इस बिल की जानकारी नहीं है और फेसबुक, सोशल मीडिया या ट्विटर पे भी जो है लंबी लंबी बहस करते हैं और जब कोई सवाल पूछ दिया जाए तो बताने में उनको असमर्थता हो जाती है। और अगर वो कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो भाजपा को, और भाजपा के अगर सपोर्टर हैं तो कांग्रेस को उल-जलूल तर्कों से बात करते हैं जो। तो मेरी मेरी कोशिश है कि जो कानून है आपके सामने मैं उसको रखूं और आप तक अपनी जो विचार है इस कानून के प्रति वो प्रेषित करूं। तो मैं वीडियो शुरू करता हूं और एक बात आप लोगों को एक बार फिर निवेदन करता हूं कि वीडियो पसंद हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कई लोगों का ये कहना है कि वीडियो तो हम लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब क्या होता है हमें नहीं पता। तो मित्रों, कुछ करना नहीं है, जो आप वीडियो के नीचे देखें अगर आप तो सब्सक्राइब लिखा होता है तो उस बटन को जो है वो बस टच करना है, एक तरह से क्लिक करना है और जैसे ही आप टच करेंगे तो राइट साइड में एक घंटी लगी है उसको दबाएं जो है, तो आपका नोटिफिकेशन हमेशा हमारी वीडियो की मिलती रहेगी जो है। आइए अब सुनते देखते हैं कि कानून क्या है। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। देखिए ये सुनने में बहुत लंबा है, समझिए बहुत आसान है। फार्मर्स प्रोड्यूस यानी कि कृषि उत्पाद, ट्रेड एंड कॉमर्स कृषि उत्पाद का व्यापार और वाणिज्य के लिए बढ़ावा, प्रमोशन मतलब कि बढ़ावा, और फैसिलिटेशन मतलब सहूलियत, यानी कि कृषि उत्पाद का व्यापार और वाणिज्य के बढ़ावा देने के लिए जो भी सहूलियत सरकार दिया है वही कानून है। अब हम इसमें तीन चीज़ समझ लेंगे कि पहला कि फार्मर प्रोड्यूस क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है और सहूलियत क्या है। बस यही तीन चीज़ समझना है बहुत ही आसान तरीके से। जो फार्मर्स प्रोड्यूस, देखिए कृषि उत्पाद जो है, कृषि अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। इसकी व्यापकता इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि मानव या मनुष्य जो है जीवन में अपनी जितनी भी खाद्य और पेय पदार्थ की उसको आवश्यकता जो भी होती है वो सब के सब कृषि उत्पाद में आता है। सवेरे से उठने तक रात के सोने तक वो जो सेवन करता है उसी को एक बार आप सोच लें कि हम सुबह उठ कर के चाय पीते हैं, चाय में चीनी होती है, चीनी किससे बनता है, वो गन्ना से बनता है। तो गन्ना जो है वो एग्री फार्मिंग है, ठीक है, एक कृषि का उत्पाद है। ये वो भी जो है फसल में जो है उसमें चाय पत्ती पड़ती है। चाय पत्ती क्या है, एक हर्बल फार्मिंग है, यानी कि अगर हम जो जितनी भी दवाओं का जो मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं जो करते हैं, तो मेडिसिनल प्लांट भी जो है वो हर्बल एक तरह से खेती होती है उसकी, तो वो भी जो है हर्बल फार्मिंग में ये एग्री प्रोडक्ट में आ जाएगा। अगर हम सवेरे के नाश्ते में अगर हम आमलेट खाते हैं तो जो अंडा होता है एक तरह से देखा जाए कि वो पोल्ट्री फार्मिंग से आता है। अगर हम मछली का सेवन करते हैं तो वो फिशरीज में आता है। अगर सुबह हम शहद लेते हैं तो ये बी फार्मिंग है। तो ये जितने भी उत्पाद हैं जो मैं नाम गिना रहा हूँ ये सब के सब एग्री प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, कृषि उत्पाद है। केवल आप फसलों से मत समझिए कि गेहूँ चावल, गेहूँ, धान, सरसों, चना, मटर, सोयाबीन, कपास, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये फसल हैं,
यह एग्री फार्मिंग है केवल जो है, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में ये सब आ जाता है। क्या कहा जाता है? दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, पिगरीज, बी फार्मिंग, ये सब के सब उत्पाद जो है वो इस फार्मर्स प्रोड्यूस के अंतर्गत आ जाएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, फार्मर प्रोड्यूस यानी कृषि उत्पाद क्या है। केवल फसल ही नहीं है, वो सारा चीज़ जो हमारी आपकी आवश्यकता है खाद्य और पेय पदार्थों की, उसमें वो सम्मिलित होता है। अब ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। व्यापार एक छोटा शब्द है और कॉमर्स एक बड़ा शब्द है। इन दोनों में अंतर बस इतना समझ लीजिए कि हम जो कोई चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं, ये व्यापार है। व्यापार में नुकसान और फायदा प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। कॉमर्स एक आर्थिक क्रिया है और ये अन्योन्यासित है, यानी कि एक दूसरे पे वो डिपेंड करता है। या हम जो भी व्यापार करते हैं वो वहीं से शुरू हो जाता है कॉमर्स। हमें समझ में तो नहीं आता या हम प्रत्यक्ष रूप से उसको देखते नहीं हैं, लेकिन वह एक्टिविटी वहीं से शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बताएं कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, अंडे का व्यवसाय है, तो आप पहला जो प्राइमरी स्टेज है उस अंडे को एकत्र करने के लिए भी आपको लेबर की ज़रूरत होती है। फिर उसको पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग करने के लिए भी आपको कार्टून की ज़रूरत पड़ेगी। वो कार्टून कहीं से कहीं बना होगा, फिर इन कार्टूनों में पैक करके आप किसी के यहाँ उसको सेल करेंगे। कोई व्यापारी होगा या जहाँ ज़रूरत पड़ती है मार्केट में वहाँ भेजेंगे। तो भेजने के लिए क्या होगा? ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट में कोई छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी हो सकती है। अब ट्रांसपोर्ट में भी कुछ लेबर होंगे, ड्राइवर होगा, गाड़ी को आने जाने के लिए उसको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। पेट्रोल अगर गाड़ी लेती है, हो सकता है कि कुछ गाड़ी में खराबी आ जाए, उसको मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब कि आपके उत्पाद से लेकर के और वहाँ व्यापार करने के बीच में जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब के सब कॉमर्स के अंदर आ जाता है जो है। ठीक है, तो कॉमर्स एक तरह से देखा जाए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक तरह से नेटवर्क है जो है। वो बहुत ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही क्रियाएं उसमें शामिल होती हैं, जो कि व्यापार में किसी दो के बीच में व्यापार होता है। ठीक है, एक जो होता है बायर होता है और एक जो है सेलर होता है। तो एक तरफ देखा जाए तो ट्रेड जो है वो लीनियर एक्टिविटीज़ है, जबकि वाणिज्य जो है यानी कि जो कॉमर्स है वो मल्टीफेरस है। वो बहुकोणीय या बहुदेशीय उसमें आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो कृषि उत्पाद के व्यापार और वाणिज्य के लिए को हम बढ़ावा देंगे, प्रमोशन करेंगे और कुछ सहूलियत, फैसिलिटेशन, हमें सहूलियत देना है। तो ये जो सहूलियत है यही कानून है। सहूलियत देने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वही एक तरह से देखा जाए तो कानून है। अब हम इसमें देख लेंगे, एक तो हो गया कि फार्मर प्रोड्यूस क्या हो गया, हमने बता दिया। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्री फार्मिंग, फिशरीज, पिगरीज, बी फार्मिंग, ये सब एग्री प्रोडक्ट यानी कि ये कृषि के उत्पाद हैं। अब इसको हम जो है जब मार्केट में जाते हैं, अब देखिए यहाँ से व्यापार कैसे करना है जो है। किसान अपना जो उत्पाद है वो जब ले जाता है एपीएमसी में, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने उत्पाद को, देखिए अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हम उसको केवल जो एग्री फार्मिंग है यानी कि जो फसल से संबंधित चीज़ें हैं उसी की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन बेसिकली देखा जाए तो उन्हीं किसानों के लिए है जो खेती करते हैं। इसलिए हम आज जो है जो बात कर रहे हैं वो अब खेती के ऊपर है, बाकी चीज़ों का नहीं है। अब ये एपीएमसी एक सेंटर है जहाँ पे किसान अपना उत्पाद ले जाता है। इसकी बुराई है तभी ये कानून आया है, लेकिन बुराई के साथ साथ कुछ न कुछ अच्छाई भी है, नहीं तो ये इसने का किसान आंदोलन क्यों करते जो है। तो अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन अगर हम टोटल में देखा जाए तो बुराई ज़्यादा है, अच्छाई कम है। इसीलिए तो नया कानून हमको लाने की ज़रूरत पड़ी जो है। तो किसान जब एपीएमसी में न जाने का कारण क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। इसकी अच्छाई और बुराई समझ लेंगे। देखिए, अच्छाई ये है कि भाई हमें एक मालूम है कि हमारा यहाँ पे उत्पाद बेचेगा,
किसान भी जानता है और मंडी वाला भी जानता है, जो बिचौलिया है उसको भी वो जानता है। तो बहुत ही एक आसान तरीका है, वो अपने भी चला जाता है मार्केट में, मंडी में जो है किसी और से भी भेज देता है उसमें। और पहली बात ये है कि उसके अंदर डर भय नहीं होता है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जान पहचान का आदमी होता है। ये सब चीज़ें जो है वो इस एपीएमसी के जो फ़ायदे हैं। नुकसान ये है कि एपीएमसी में जब किसान जाता है, उसके जाने के पहले ही जो बिचौलिए होते हैं उसमें 8-10 उस मंडी में वो पहले से ही तय कर देते हैं कि आज हमको इस यह जो उत्पाद है किसान का, उसका हमको, जैसे मान लीजिए कि टमाटर ले गया किसान मंडी में, तो टमाटर का भाव वो डिमांड और सप्लाई को देख करके वो पहले ही से तय कर देगा कि हमको आज इसको जो है इतने रुपए कुंतल देना, इससे ऊपर कोई नहीं देगा। तो आपस में बात कर लेते हैं। अब जो भी किसान जाता है मंडी में उसको उसी भाव पे बेचना होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है कि कहीं और हो जाए जो है। लिहाजा उस वो जो भी तय कर दें वो उसी रेट पे उसको देना होता है। तो कहने का मतलब उसके पास चॉइस नहीं होता है। दूसरी बात है कि उस मंडी में जो मूल्य होता है वो तो उसका नुकसान का सौदा होता ही है, इसके ऊपर उसको टैक्स भी देने पड़ते हैं। 3-4 तरीके के टैक्स हैं और कहीं कहीं तो और भी टैक्स हैं। जैसे कि एक तो ये है कि 2.5% जो है वो मंडी का टैक्स है, 1% करीब सेस लगता है, 3-3.5% के अलावा जो एरिया डेवलपमेंट का टैक्स है वो भी लग जाता है। और अभी जब से जीएसटी नहीं आया था, जीएसटी लागू होने के पहले तो पंजाब में 14.5% कुल टैक्स हुआ करता था। सोच लीजिए कि एक तो उसको सस्ता माल भी बेचना पड़ता था, उसके ऊपर ये टैक्स भी देना पड़ता था, चॉइस भी कोई नहीं था। इसलिए ये जो एपीएमसी की जो व्यवस्था थी, ये बिचौलियों के लिए तो ठीक थी, लेकिन किसानों के हित में नहीं था। और ये सरकार आज से नहीं, बहुत बरसों से ये समस्याएं किसान की दिखता चला आया है। और आज देखिए विडंबना देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी तभी कांग्रेस का विरोध करती थी। सेम जो आज जो कानून लागू हुआ है, इसी कानून को पहले कांग्रेस की सरकार अपने मैनिफेस्टो में लिखती थी, और आज जब यही कानून जब भाजपा सरकार लाई है तो उसका विरोध जो है कांग्रेस कर रही थी। देखिए ये तो पॉलिटिकल पार्टियों का आपस में होता ही है कि वो उसका विरोध करे, एक दूसरे का विरोध करते ही हैं लोग। और इसी विरोध की जो आज उपज चल रही है, इसमें चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो या दूसरे दल के लोग हैं, असली चीज़ों को नहीं बता रहे हैं, केवल मुद्दे को हटा करके और किसानों का ध्यान कहीं और दबा रहे हैं। तो एपीएमसी जब हमारे लिए उचित नहीं है, तो आखिर में हम जो दूसरा जो सिस्टम है कि किसान कहाँ जाए, उसके बारे में हम समझ लें। यानी कि सरकार ने एक व्यवस्था कहा कि भैया जिनको एपीएमसी में जाना है वो अपना उत्पाद एपीएमसी में भेज दें। जिनको एपीएमसी पसंद नहीं है उनके लिए उन्होंने एक प्राइवेट मार्केट प्ले किया जो है आउट ऑफ एपीएमसी। ये तो हो गया कि एपीएमसी में क्या होता है, अभी मैं बताया, इसको अच्छाई भी और बुराई भी जो है। अब एपीएमसी के अलावा सरकार का ये कहना है कि भाई आप किसान जहाँ भी चाहे देश में अपना उत्पाद उसका दाम लगाए और उसको जहाँ भी लगे कि नहीं हमारा दाम यहाँ मिल रहा है वहाँ उसको बेचे। अब ये कहाँ बेचे एपीएमसी के अलावा, उसमें आपको इसको समझ लेना है। हो सकता है कि किसान के खेत पे ही कोई आदमी पहुँच जाए और देखे, जिसे मान लीजिए कि आलू की खेती किया और देखा उसने कि नहीं आलू इसका अच्छा है, अच्छे किस्म का है, और वहीं भाव तय कर लिया। तो वो खेत पे ही, जिसको बोलते हैं फार्म गेट, तो किसान के खेत पे ही वो सौदा हो गया। तो एक तो ये हो गया कि फार्म गेट हो गया। ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे शहर में वो कांटेक्ट करे, जो है मोबाइल से बात कर ले, भाव देख ले, उसको लगे कि नहीं ट्रांसपोर्टेशन कास्ट उसको ठीक पड़ रहा है वो, और वहाँ बेचने में हमें लाभ ज़्यादा है, तो वो वहाँ बेचे जो है। यानी कि राज्य के अंदर ही दूसरे जगह पे इंटर स्टेट बोलते हैं कि इसको इंटर स्टेट मार्केट। हो सकता है कि आप यूपी में ना भाव बढ़िया मिलता हो, मध्य प्रदेश में मिल रहा हो तो मध्य प्रदेश में बेचे, तो ये इंटर स्टेट हो गया। यानी कि वो फार्म गेट है, विद इन स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट है। इसके अलावा ऑनलाइन भी व्यवस्था हो गई है।
देखिए जितने भी आज जो आंदोलन चल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि एपीएमसी सरकार ख़त्म कर दे रही, जबकि इसके ठीक उल्टे एपीएमसी जितने भी देश की मार्केट मंडियां हैं एपीएमसी से जुड़ी हुई, उस सबको एक ई नाम पोर्टल से जोड़ रहे। ई नाम का मतलब ईवन इलेक्ट्रॉनिक, NAM, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। इससे वो सारे के सारे को जोड़ा जा रहा है, ताकि मंडियों में भाव पूरे देश में मालूम चले कि कहाँ कहाँ किस भाव का है। उससे जो है किसानों को लाभ भी मिलेगा और उनको एक दाम भी उससे मिलेगा जो है। तो ये आगे चल कर के क्या होगा, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप अगर ब्रोकिंग का काम करते हो, शेयर मार्केट में काम करते हो, तो सवेरे 9 बजे मार्केट खुलता है, 9:15 बजे, और 3-4 बजे तक मार्केट चलता है, और आपके सामने कंप्यूटर पे रेट एक में हमेशा घटता बढ़ता वो दिखाई देता है। वैसे ही पूरे भारत के जितने भी मार्केट एजेंसियां हैं, मार्केट एपीएमसी के अलावा और भी जो प्लेयर हैं, उसमें डिस्प्ले होगा, और तब किसान को लगेगा कि नहीं, हमारी जो फसल है उसका ये उत्पाद है, उसकी ये वैल्यू है, हम अपना उस पर कोट करेंगे, और कोई भारत में कहीं भी बैठा हुआ कोई व्यापारी देगा, उसको लगेगा कि नहीं हमारे काम की चीज़ है, तो वो आपस में वो दोनों सौदा जो है वो तय कर लेंगे जो है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत रिवॉल्यूशनरी चीज़ है। और आज के डेट में अभी मैं कल सॉरी अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक 1,67,00,000 के करीब किसान रजिस्टर्ड हुए हैं। इसका मतलब है कि उनको ट्रेड जो है ऑनलाइन जो है वो शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ी सी हम यहाँ पे एक अलग मेरा विचार ये है कि जैसे कि हम यहाँ कह रहे थे कि एपीएमसी में 10-12 बिचौलिया मिल करके कार्टेलाइजेशन कर लेते हैं, यानी कि साँठ गांठ करके भाव तय कर लेते हैं। ये हो सकता है कि जो बहुत बड़े प्लेयर हैं, मान लीजिए जैसे कि अभी नाम आते हैं अडानी, अंबानी और इस तरह से और भी लोगों का जो है, तो आपस में मिलकर के वो लोग भी एक कहीं अगर तय करने लगेंगे कि नहीं ऐसा किया जाए कि ये किसान का भाव है और इस रेट से ऊपर न जाने दिया जाए, तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी कार्टेलाइजेशन ही हुआ, जिसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली। ये कार्टेलाइजेशन से जो है जो बिचौलियों का था, और उन लोगों के कार्टेलाइजेशन को बड़े पैमाने पर जो होता है उसको बोलते हैं ओलिगोपोली, यानी कि कुछ लोगों का उस पर वर्चस्व हो जाएगा। और वर्चस्व होने के बाद क्या होगा कि ये एपीएमसी को धीरे धीरे वो लोग जो है वो ख़त्म कर देंगे। लोग पहले माल वो किसानों को ज़्यादा लाभ पे लेंगे लोग, तो कोई एपीएमसी में जाएगा नहीं। एपीएमसी में जब जाएगा नहीं तो एपीएमसी साल भर 2 साल चलेगा, उसके बाद से कौन जाएगा। तो एपीएमसी की जितनी भी समितियां हैं, इसमें काम करने वाले जो लोग हैं, जो आज आंदोलन कर रहे हैं, वो कल बेरोजगार हो जाएंगे। हो सकता है ये बात जो है। लेकिन ये जो प्रतिस्पर्धा जब दोनों में बनेगी तब ये चीज़ें नहीं होगी, यानी कि एपीएमसी में भी कुछ सुधार किया जाए और वो लोग भी सुधार करेंगे। लेकिन इसके अलावा मेरा एक विचार और है कि इस तरह का जो ओलिगोपोली है चलने वाला नहीं है। देखिए दुनिया बदल रहा है, और जिस तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग शेयर मार्केट की हो गई है, आने वाले दिनों में हमें लगता है कि जो पढ़े लिखे जो किसान हैं इसको और अच्छी तरह से करेंगे। घरों में एक तरह से देखा जाए तो उनको रोजगार भी मिलेगा। हर लोग कंप्यूटर पर लेकर के अपना रेट देखेंगे, लोग व्यापारियों को रेट कोड करेंगे लोग, और ये इसका चलन धीरे धीरे बढ़ेगा, हमें ये पूरा आभास है। तो देखा जाए तो एक तरह से ये जो एपीएमसी का जो के अलावा जो दूसरी जो व्यवस्था है वो ज़्यादा बढ़िया है, और ई नाम के द्वारा ये काम चल भी रहा है। अच्छा, ये जो विरोध हो रहा है ये थोड़ी सी देखिए इसकी राजनीति जरा समझिए। केरल जो राज्य है वो वामपंथियों की वहाँ सरकार है, वहाँ एपीएमसी है ही नहीं है, और अभी जो आंदोलन हो रहा है उसमें वामपंथियों का बहुत ज़्यादा हाथ है इस किसान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए। यही नहीं, 2006 से एपीएमसी वो बिहार में नहीं है, लेकिन बिहार का मॉडल वहाँ पे काम कर रहा है। कर्नाटका में नहीं है, महाराष्ट्र में एपीएमसी भी है और प्राइवेट जो एजेंसियां हैं वो भी काम कर रही हैं वहाँ। तो बल्कि देखा जाए, देखिए यहाँ पे कि महाराष्ट्र में प्राइवेट मार्केट्स और डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस भी दिया गया। सरकार ने कुछ जो है लाइसेंस 1100 लोगों को लाइसेंस भी दिया हुआ है।
और कुछ प्राइवेट भी प्लेयर हैं जिसमें कि 18 बड़े प्राइवेट प्लेयर हैं। और इस साल ये देखा गया है कि दोनों का जो व्यापार है वो 48,000 करोड़ रुपए का जो है ये हुआ है। और 11,000 करोड़ का जो है ये डायरेक्ट मार्केट जो लाइसेंस दी गई सरकार महाराष्ट्र ने वहाँ हुआ है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि महाराष्ट्र में ये कानून ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, केरल में है, कर्नाटका में है, बिहार में है, लेकिन ये आंदोलन अब शुरू हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये आंदोलन राजनीतिक है, राजनीतिक रूप से किया जा रहा है। और ये पंजाब से क्यों शुरू हुआ है, इस पर हम एक आगे कभी जो है एक वीडियो बनाएंगे, आपको हम देंगे जो है। इसमें देखिए ये जो भी हम चीज़ें आपके सामने रखे हुए हैं, एक चीज़ सरकार को करना है और सरकार कर भी रही है। अभी देखिए सरकार का ये मानना है भाई किसान जो भी अपना संशोधन करे और हमें लगे कि संशोधन करने योग्य है तो वो दिल खोल करके इसके किसान के साथ हैं सरकार जो है। और वैसे भी मोदी जी जो है देखा जाए तो जब से वो सत्ता में आए हैं तब से गरीबों और किसानों के लिए योजनाएं लाए हैं और उनकी नीयत बिल्कुल ही साफ है कि किसानों को हमको आगे बढ़ाना है। इसमें छोटे जो किसान हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, बड़े किसान इस एपीएमसी के हटने से उनको ज़्यादा चिंता है। कारण ये है कि एपीएमसी जो है उसमें जो दलाली का काम करता है वो भी वो किसानों के बीच से ही गया हुआ आदमी है। और करीब 50,000 समितियां हैं वहाँ पर पंजाब में। 50,000 समितियों में बताइए एक समिति में अगर 7-8 भी लोग हों तो करीब करीब वो एक तरह से 2.5 लाख हो गए, 2.5 लाख परिवार हो गए। 2.5 लाख परिवार का मतलब है कि करोड़ लोग उसमें रोजगार में उस सम्मिलित हैं। तो जहाँ पे करोड़ लोगों का रोजगार छीनेगा तो लोग हल्ला करेंगे, लोग आंदोलन करेंगे। एक बाइक हो जाएगा तो ये दिक्कत है, इसीलिए ये आंदोलन चल रहा है। इसमें ज़रूरत है रेगुलेशन की कि जैसे कि अभी विरोध हो रहा था कि एक प्राइवेट प्लेयर हैं, अगर जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं थी, अब सरकार मान ली है कि नहीं उनको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। यही नहीं, सरकार को चाहिए कि कुछ वहाँ पे उन लोगों पे सिक्योरिटी भी रखें कि ताकि अगर डिस्प्यूट कोई होता है तो उनको तत्काल पैसे देने में कोई दिक्कत ना हो और वो कहीं भी वो एक बाइक अगर आपस में कोई दोनों में वाद विवाद होता है तो वो छोड़ करके भाग न जाए। इसका एक जो आखिरी जो मैं पहलू बता रहा हूँ वो डिस्प्यूट का है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा। देखिए सरकार का जो पहले नियम था कि एसडीएम के यहाँ इसका 1 महीने के अंदर सुनवाई होगी और वहाँ इसका वारा न्यारा हो जाएगा। एसडीएम के यहाँ अगर नहीं सुना तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाएगा, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और वहाँ इसकी सुनवाई होगी। जो इतना ज़्यादा आंदोलन हुआ कि इसको सिविल कोर्ट में भेजा जाए और फिर अंत में सरकार जो बात मान ली है और उन्होंने कहा कि ठीक है हम सिविल कोर्ट में भेजेंगे। लेकिन मेरा पूरा स्पष्ट विचार है कि सिविल कोर्ट में अगर ये किसान और व्यापारियों का आपस का जो डिस्प्यूट है अगर गया तो ये किसानों के हक में नहीं होगा। देखिए न्यायालय अभी भी देखिए कि वो कितना न्याय कर पाता है। दूसरी चीज़ कि न्याय करने का उसके पास जो तरीका है आप स्वयं देख लीजिए। जो है किसी अपराधी को कहीं कोई सज़ा हो रही है, सब छूट जा रहे हैं। क्यों छूट जा रहे हैं? क्योंकि वो 2 चीज़, यानी कि वो साक्ष्य देखता है न्यायालय कि सबूत क्या है, उसके आधार पर ही वो निर्णय करता है। अब किसान वो सबूत व्यापारी के सामने कहाँ पेश कर पाएगा? तो ये न्यायालय में ये जो भेजने की जो प्रक्रिया है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो पहली वाली ही प्रक्रिया वो सरकार की ठीक थी। अब सरकार दबाव में भले ही झुक गई हो, लेकिन एक इन दोनों के अलावा एक तीसरी चीज़ हो जाए तो सबसे हमारी समझ से अच्छी बात होगी कि एक पूरे राष्ट्रीय स्तर का नेशनल एग्रीकल्चर कोड बनाया जाए और इसमें केवल ऐसे ही चीज़ों का निपटारा किया जाए, चाहे वो आपस में समझौता करके किया जाए या कोर्ट हो जो है, जैसे कि हमारे यहाँ तहसीलदार, नायब तहसीलदार या एसडीएम होता है, इनके यहाँ बात बन जाए तो ठीक है, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाए
और यहाँ से हाई कोर्ट न जाने पाए। हाई कोर्ट जाने का मतलब है कि किसान जो है हाई कोर्ट जाने में उसको परेशानी हो जाएगी, उसका पैसे का खर्च और भी बढ़ जाएगा। और एक कृषि वैज्ञानिक हो जो कम से कम कृषि को जानता हो, एक जुडिशरी से आदमी हो और एक एडमिनिस्ट्रेशन से कम ये 3 लोग हों, और 1-2 लोग चाहें तो किसी और एक्सपर्ट को एक उस कमेटी में बना करके नेशनल एग्रीकल्चरल एक कोर्ट बनाया जाए। तो ये सुझाव अब सरकार को मैं दे रहा हूं, अगर उनको अच्छा लगे तो इस पे वो काम करे। तो मित्रों, आज का ये वीडियो मेरा इस पहला जो कानून था कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 उस पे था। मैं जो दूसरा जो कानून है उसको मैं अगला वीडियो में आप लोगों के सामने रखूँगा, और दूसरे वीडियो तक आप इसको देखें, पढ़ें, समझें, और कोई त्रुटि लगे, हमारे बात करने में कोई आपको कमी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर कहें, क्योंकि देखिए कमेंट आपका हमें वो एक तरह से प्रोत्साहन देता है। आप कुछ बताते हैं तो उसी के अनुसार हम अपने में भी जो है कुछ चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, अपनी बातें बस एक सामान्य रूप से आपके सामने कहते हैं। तो तब तक इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो तक आने के लिए नमस्कार।